एपिसोड के आगाज में कोनूर सिपाहियों के साथ कैस्टल किले की जानिब जा रहा होता है। उधर कैस्टल किले में हम देखते हैं कि बाज़ंतीनी सिपाही और हान महमद और सिपाहियों को लेकर सामने आते हैं। उन्हें देखते साथ ही कैस्टल किले के मुकामी लोग उन पर पत्थर बरसा देते हैं और साथ में कहते हैं, मारो तुर्कों को, मारो, मार डालो इन्हें। जबकि उस्ताद गवेरा बुलंदी पर खड़े होकर इस सारे मंजर को देख रहा होता है। पत्थर किसी के सर में जा लगता है और किसी के कंधों पर। बाज़ंतीनी लोगों का गुस्सा बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए हमें गवर्नर माक्रोन्स वहाँ आता है और लोगों से कहता है, कैस्टल के लोगों मेरी बात सुनो। बरसों तक इन्होंने हमें तकलीफ दी, इन्होंने हमारा खून बहाया, इनके सामने डरने का वक्त खत्म हो गया है। ऐ बाज़ंतीन के मुअज़्ज़ज़ लोगों, हम दिफा में नहीं रहेंगे, हम पूरी ताकत से उन पर हमला करेंगे। हम मुसलमानों को ऐसे तबाह करेंगे जैसे वो इन जमीनों में थे ही नहीं। ये सुनकर और खान सिपाहियों से कहता है, मेरे बहादुरों सब्र करो, चाहे जो कुछ हो जाए हम हार नहीं मानेंगे। इस पर गवर्नर कहता है, ऐ लोगों तुमने देखा? जवाबंद और खान कहता है, हम कभी हार नहीं मानेंगे। इसके बाद महमद कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम सबको मार डालूंगा, मैं तुम्हारा जल्लाद बनूंगा तकफुर। उनकी बातें सुनकर तकफुर कहता है, हम जब तुम्हारा गोश्त तुम्हारी हड्डियों से जुदा कर देंगे तो तुम ये कैसे करोगे महमद? फौजियों इन्हें कोड़े मारो, मारो कोड़े। तो अरहान कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे सामने डर जाएंगे? मारो हमें, मारो। इसके साथ ही बाज़ंतीनी सिपाही उन पर कोड़े बरसाते ही चले जाते हैं। जवाब में वो अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद करते हैं। वैशी भी उनके साथ कोड़े खा रहे होते हैं और दर्द में चिल्लाते हुए कहते हैं, मारो हमें, मारो। कितनी देर तक कोड़े खाने के बावजूद उनका सब्र नहीं टूटता और कोई कमजोर नहीं पड़ता। ये देखकर गवर्नर का गुस्सा मजीद बढ़ जाता है और वो आगे बढ़कर अरहान को बालों से पकड़ते हुए कहता है, माफी मांगो उस्मान के बेटे, माफी मांगो, माफी मांग लो, शायद मैं इस अज़ियत को खत्म कर दूं। जवाबन अरहान कहता है, तुम लानती कुत्ते, मैं तुमसे माफी मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा, चलो मारो। यह सुनकर गवर्नर कहता है, मारो इन्हें और ऐसा मारो कि इनकी नस्लें भी ना बोल पाए। गवर्नर के ये कहते साथ ही बाज़ंतीनी सिपाही फिर से उन पर टूट पड़ते हैं और बुलंदी पर खड़ा उस्ताद गवेरा ये मंजर देख कर क्या लगाता है। फिर गवर्नर महमद को पकड़ते हुए कहता है, और हान ज्यादा होशियार नहीं है लेकिन हम दोस्त बन सकते हैं। जवाबन महमद उसे टक्कर मारते हुए कहता है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कितना अच्छा दोस्त हूँ तकफुर, मैं तुम्हें अज़ियतनाक मौत दूंगा, तुम देख लोगे। गवर्नर के हुक्म पर बाज़ंतीनी सिपाही महमद पर भी फिर से टूट पड़ते हैं। इसलिए में एक सिपाही आकर गवर्नर से कहता है, आफंदी उस्मान के एलची आए हैं। तो गवेरा के इशारे पर गवर्नर सिपाही से कहता है, उन्हें आने दो। इसी दौरान कोनूर सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचता है और इस मंजर को देख कर कहता है, तकफुर ये सब फौरन बंद करो, सिपाहियों और शहजादों को रिहा करो। इस पर गवर्नर मुस्कुराते हुए कहता है, किला भी मेरा है और कैदी भी मेरे हैं, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें भी पकड़ लो। इसके साथ ही बाज़ंतीनी सिपाही उन सब पर भी तीर तान लेते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम उस्मान साहब की जंगी करारगाह को देखते हैं, जिधर सिपाही जंगी साजो सामान तैयार कर रहे होते हैं। सरदार याकूब उस्मान साहब के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, उस्मान भाई मैं दर्द में हूँ, महमद मेरा बहादुर बेटा, वो बचपन से मेरे साथ रहता था, मुझे उसके बगैर रहने की आदत नहीं है, अब वो मुझसे दूर हो गया है, मेरा दिल तकलीफ में है। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं आपका दर्द महसूस कर सकता हूँ याकूब भाई, मेरा बेटा और हान मेरा पहला बच्चा है, जब वो तलवार थाम लेता है तो फिर चलता ही रहता है, चाहे थकी क्यों न जाए, वो मश्क आधे में नहीं छोड़ता, वो मजबूत है, वो सब्र करेंगे। तो सरदार याकूब कहता है, लेकिन वो ज्यादा सब्र नहीं कर सकते, बेटों को बचाने के लिए सब कुछ किया जाएगा, अगर जरूरत पड़ी तो हम दीवारों को गिरा देंगे और दरवाजे तोड़ देंगे, हम अपने बच्चों को बचाएंगे। फिर उस्मान साहब सिपाहियों से पूछते हैं, क्या सब कुछ तैयार है? तो सिपाही बेसुमुर कहता है, जनाब सब कुछ तैयार है। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं और एक लकड़ी उठाकर हवा में उछाल देते हैं। लकड़ी के जमीन पर गिरने से पहले ही झाड़ियों में छुपे हुए उस्मान साहब के जांबाज दुरुस्त निशाना लगाते हैं और उनके सारे तीर लकड़ी में पेवस्त हो जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, हमने अगर खामोशी इख्तियार की तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं। फिर उस्मान साहब सरदार याकूब के साथ आगे जाते हैं तो सिपाहियों ने तीरों के साथ एक नक्शा खींचा होता है। उसे देखकर सरदार याकूब कहता है, खुदाई वाले मजदूर, आपने बहुत खूब सोचा उस्मान भाई, वो ज़ेरे जमीन हमसे तोक्को नहीं करेंगे। अगर उन्होंने हमारे बेटों को जल्द रहा न किया तो ये लोग कैस्टल के नीचे खुदाई करेंगे और ये बहादुर उन कमीनों की कब्रें खोद देंगे। सरदार याकूब की बात सुनकर उस्मान साहब फिर से आगे बढ़ते हुए कहते हैं, सिपाही जब हमें खबर भेजेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि हमारे बेटे जिंदा है, मुझे अपने दिल को पुरस्कून करने की जरूरत है। तो सरदार याकूब कहता है, हमें अगर बेटों के लिए कब्रें खोदनी पड़ी तो क्या होगा? नहीं, वो इसकी हिम्मत नहीं करेंगे, फिक्र ना करें, उनके पास हमसे मांगने के लिए बहुत सी चीजें हैं। दूसरी जानिब कैस्टल किले में तकफुर कोनूर से कहता है, मामला आप पर मुनसर है, आपके शहजादे बर्दाश्त कर रहे हैं, देखते हैं कि वो आगे कैसे बर्दाश्त करेंगे। इसके साथ ही गवर्नर के कहने पर सिपाही पानी का ड्रम लेकर आते हैं। गवर्नर मजीद कहता है, ये प्यासे होंगे, मैं इन्हें भूखा या प्यासा नहीं छोड़ सकता। इसके साथ ही सिपाही महमद और अरहान के साथ पानी में डुबो देते हैं। इस मंजर को देखकर कोनूर, जेरकुतई और बाकी सिपाहियों को बहुत गुस्सा आता है और कोनूर कहता है, तकफुर हम इसलिए आए हैं ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, हम मुआहदा करने आए हैं, शहजादों की रिहाई के बाद बात करते हैं। पानी से निकलते साथ ही महमद चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा तकफुर। यह सुनकर बाज़ंतीनी सिपाही फिर से उसे पानी में डुबो देता है और गवर्नर कोनूर से पूछता है, मुआहदा, अगर तुम मेरे उसूलों पर अमल करते हो तो यकीनन हम मुआहदा कर सकते हैं, फौजियों ने ले जाओ।
اس کے یہ کہتے ساتھ ہی سپاہی اورحان اور محمد کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ جاتے جاتے اورحان کو نور سے کہتا ہے اگر ہم شہید ہو گئے تو یہ اعزاز ہوگا، ہمارا نام سارے جہان میں سنا جائے گا، انہیں وہ مت دینا جو یہ چاہتے ہیں۔ پھر محمد بآواز بلند کہتا ہے کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، ہمارے اماں اور بابا کو بتانا۔ اس کے ساتھی کو نور آگے بڑھتا ہے اور گورنر سے کہتا ہے اپنی شرائط بتاؤ، ہمیں مزید انتظار مت کرواؤ۔ جواباً گورنر کہتا ہے لیفکے، کرجہ سار اور مار مرجک قلعے، میں یہ سب قلعے چاہتا ہوں اور وہاں موجود تمام خزانے بھی ساتھ چاہتا ہوں۔ یہ سن کر کو نور غصے سے کہتا ہے یہ تو آپ کو کبھی نہیں ملیں گے، اپنی شرائط پر دوبارہ غور کرو۔ تو گورنر کہتا ہے جیسے تمہاری مرضی، اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر میں ان سب کو مار ڈالوں گا۔ یہ سن کر جیرکتائی ہنستے ہوئے کہتا ہے اگر تم نے ایسا کیا پھر ہم تمہارا جگر چیر دیں گے۔ جبکہ گورنر کو نور سے کہتا ہے عثمان بے اور یعقوب بے کو بتانا میں معاہدے کے لیے لیفکے کے لیے آؤں گا، پہلے آپ یہ فرمان جاری کریں گے کہ قلعے ہمارے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ فرمان اور قلعوں کی چابیاں ملنے کے بعد میں آپ کو سب سے کم قیمتی قیدی دوں گا۔ جب میں اپنے قلعوں کو آباد کروں گا اور اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ تم معاہدے کی پاسداری کر رہے ہو، پھر اس وقت میں شہزادے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر جیرکتائی کہتا ہے ٹیکفور تم بات بگاڑ رہے ہو۔ تو گورنر آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے تم یعقوب بے اور عثمان بے تک جتنی جلدی میری پیشکش پہنچاؤ گے اتنی جلدی تم قیدیوں کو اس در سے آزاد کرواؤ گے۔ ابھی جو تم نے دیکھا یہ تو کچھ بھی نہیں، میں انہیں اس سے بھی بدتر تکلیف دوں گا، اب یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کے ساتھ وہ سب وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ادھر کارگاہ میں عثمان صاحب سردار یعقوب سے پوچھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا پیشکش کریں گے یعقوب بے؟ جواباً سردار یعقوب کہتا ہے اس جہان میں بچوں سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں عثمان بے، میں اپنے پاس موجود ہر چیز انہیں دینے کو تیار ہوں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں یعقوب بے اگر کافروں نے ایسا سن لیا تو یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا، یقیناً بچے اہم ہیں، مگر جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ عثمان صاحب بات پوری کرتے سردار یعقوب کہتا ہے عثمان بے آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں یعقوب بے اس طرح یا اس طرح تبادلہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن کیا آپ انہیں سب کچھ دے دیں گے؟ جواباً سردار یعقوب کہتا ہے یقیناً میں دوں گا، لیکن آخر میں انہیں صرف موت ہی ملے گی۔ ہمارے پاس یہ تلواریں کیوں ہیں اور ہم وہ تمام جنیکے کیوں بناتے ہیں؟ ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا کرنے والوں کو میں تباہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں یقیناً بچے ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہیں، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نہ حملے کے لیے اور نہ ہی انہیں وہ دینے کے لیے جو وہ مانگتے ہیں ہم بالکل جلدی نہیں کریں گے۔ ترک جس سرزمین پر پاؤں رکھتے ہیں وہ ان کی ہو جاتی ہے۔ ایک بار جب ہم اس مشکل سے نکل جائیں گے کیونکہ بچے کیسٹل میں ہیں تو پھر وہ کیسٹل جلد ہی ہمارا ہوگا۔ اس پر سردار یعقوب پوچھتا ہے یہاں تک کہ اگر بچے خطرے میں ہوں تو بھی عثمان صاحب کیا آپ پھر بھی فتح کا سوچتے ہیں؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں ہم کیسٹل اور بچوں کو حاصل کریں گے، اگر بچوں کو کچھ نہ ہوا تو ہم جنگ کریں گے، لیکن اگر بچوں کو کچھ ہوتا ہے اس کے بعد وہ ہمارا غضب دیکھیں گے۔ ادھر کیسٹل قلعے میں استاد گویرا ماکرون سے کہتا ہے یعقوب ہماری پیشکش قبول کرنے میں دریغ نہیں کرے گا، اس کا بیٹا اس کے لیے بہت قیمتی ہے میں جانتا ہوں، لیکن عثمان وہ مزاحمت کرے گا، ہمیں یعقوب اور عثمان کے درمیان ترازے سے فائدہ ہوگا، سنجاکسس ہمارے کام آنے والے ہیں۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔